नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार। कल जो सेशन किए थे उससे कुछ आगे लेकर चल रहे हैं। पर डे 25 क्वेश्चन का हमारा सीरीज है अभी, और 25 क्वेश्चन उसको नहीं मानना है, करीब करीब 100 क्वेश्चन उसको मानना है। इसलिए कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, और चारों ऑप्शन अलग अलग हम समझा रहे हैं आप लोगों को, और उसमें रिपीटेशन भी हो रहा है। तो आप लोगों के लिए जो भी एग्ज़ाम आने वाला है वो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग देखिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। गुजरात गुजरात प्रदेश अधिकांश आच्छादित है। अच्छा, हाँ, गुजरात प्रदेश जो है, क्या है इसमें कि गुजरात प्रदेश जो है उसमें कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? गुजरात स्टेट में, गुजरात प्रदेश जो है, गुजरात राज्य है, उसमें कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है और मरुस्थलीय मिट्टी है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी मिट्टी भी है इसका नाम दूसरा, और इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और ये प्रदेश देखिए कौन कौन सी प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि एक गुजरात में ही पाई जाएगी ये मिट्टी स्पेशल, और प्रदेश में भी पाई जाती है और राज्य में भी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में भी इस मिट्टी का अच्छा खासा, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पड़ोसी राज्य है, और ये दोनों राज्य में अच्छा एक काली मिट्टी का मतलब पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, और तमिलनाडु और राजस्थान में भी। राजस्थान के थोड़ा सा कच्छ के रण तरफ जाइएगा, नहीं कच्छ के रण नहीं, ये क्या बोलते हैं, दक्षिणी दक्षिणी राजस्थान में कुछ जाइएगा तो वहाँ आपको दक्षिणी राज्य राजस्थान में, गुजरात में मिलेगा। दक्षिणी गुजरात में आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, देखते हैं मैप के अनुसार कहाँ दक्षिणी गुजरात है। ये रहा हमारा गुजरात। तो इस साइड में हमारा करीब करीब मिल जाता है काली मिट्टी के कुछ गुण, कुछ यहाँ पाया जाता है काली मिट्टी गुजरात में। दक्षिणी गुजरात उसको बोलिए। तो और देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है। तो लाल मिट्टी यह है, पुरानी क्रिस्टलीय मिट्टी है लाल मिट्टी। ये ग्रेनाइट और नीस चट्टान जो होता है उसके अपरदन से, ये रासायनिक अपरदन से लाल मिट्टी बनता है। कहाँ से बनता है? तो ग्रेनाइट और नीस जो चट्टान होता है उसके रासायनिक अपरदन होगा, वो टूटेगा, और टूटने के बाद बहुत सारा महीन हो जाएगा। तो उससे ये लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है लाल मिट्टी में कि इसमें लौह अयस्क ज़्यादा पाया जाता है, लोहा ज़्यादा पाया जाता है, और लोहे की अधिकतम मात्रा होती है इसमें। और इस कारण ये लोहे की अधिकतम मात्रा के कारण ये लाल होती है, और लाल रंग का होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो कुछ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और झारखंड में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और करीब झारखंड में कुछ पाया जाता है। और इसमें फसल कौन कौन सा होता है? देखिए, काली मिट्टी तो कपास के लिए उपयोगी है ही। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो ये कपास के लिए उपयोगी है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। और लाल मिट्टी में क्या क्या होता है? तो बजरा होता है, मोटा अनाज कहिए, या मोटा अनाज नहीं, बजरा भी होता है, गेहूं भी होता है, और दाल भी होता है। रबी का फसल भी होता है लाल मिट्टी में, गेहूं भी होता है, और गेहूं भी रबी फसल है, दाल भी रबी फसल है, और बजरा भी रबी फसल में ही आ जाता है। तो आप लोगों को
लाल मिट्टी के बारे में पढ़े। और लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं कि लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र कहाँ पाई जाती है। तो इसमें एल्युमिनियम, लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम ज़्यादा पाया जाता है। एल्युमिनियम और लोहा दोनों की मात्रा अधिक होती है लेटराइट मिट्टी में। और ये फसल चाय के लिए, चाय और कॉफ़ी के लिए अधिक होता है। यह कर्नाटक या असम राज्य में अधिकांश पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। या इसको इसको बोलते हैं कि क्षेत्र है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में भी, पश्चिमी घाट के शिखर में, पश्चिमी घाट में भी ये पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गोवा में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, और केरल में भी पाया जाता है। पश्चिमी घाट के इस हिस्सों में पाया जाता है, पश्चिमी घाट के हिस्सों में कुछ पाया जाता है, और कुछ मेघालय और असम के क्षेत्र में भी लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। तभी तो वहाँ चाय की खेती होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और क्या, और कौन सा है। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कुछ जानते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी क्या है। तो मरुस्थलीय मिट्टी ये शुष्क प्रदेश में होती है। मरुस्थलीय मिट्टी जहाँ कम वर्षा होगा और कम वर्षा पाई जाती है, उसमें वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान का थार मरुस्थल हो गया, वहाँ कम वर्षा पाई जाती है, इसके कारण वहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी, वहाँ पे फसल बहुत कम होते हैं। उस मिट्टी पे फसल की मात्रा कम होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ मतलब कि कैल्शियम की मात्रा अधिकतम होती है, इसमें अधिक होती है। और ये अनुपजाऊ होती है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। अनुपजाऊ बहुत कम, मतलब इसमें कम उपज होता है। इसमें कोई ज़्यादा, मतलब कोई भी फसल नहीं इसमें हो सकता है। इसमें वही फसल हो सकता है जैसे कि मोटे अनाज है। मोटा अनाज में कौन सा आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। यही यही तीनों चारों फसल कुछ है, फसल की यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी में मतलब कि फसल हो सकता है मरुस्थलीय मिट्टी में। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ज़्यादातर राजस्थान जैसलमेर तरफ पाया जाता है, और गुजरात में भी पाया जाता है। कच्छ के रण जो होता है, यहाँ कच्छ के रण जो है, कच्छ के रण, कच्छ के रण में भी पाया जाता है यहाँ पे, राजस्थान गुजरात के। और राजस्थान में भरपूर ये पाया जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। और कुछ दक्षिणी हरियाणा में भी पाया जाता है, हरियाणा में भी कुछ पाया जाता है, और पंजाब में भी कुछ पाया जाता है, और यूपी के कुछ यूपी के कुछ क्षेत्र में भी पाया जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। तो अ, इसमें करीब रेत रेत जो होता है, रेत बालू, बालू की मात्रा इसमें कितना होता है, तो करीब 90 से 95% मरुस्थलीय मिट्टी में, मरुस्थलीय मिट्टी में 90 से 95% रेत की मात्रा होती है। तो लेटराइट मिट्टी में क्या क्या होता है, इसमें चाय की खेती अच्छी होती है। चाय की खेती, चाय या कॉफी, या कॉफी, कॉफी की खेती अच्छी होती है इसमें। लाल मिट्टी में भी, लाल मिट्टी में गेहूं की खेती अच्छा होता है, गेहूं की खेती अच्छा होता है। और मरुस्थलीय मिट्टी में क्या क्या होता है, तो बजरा हो जाएगा, बजरा, ज्वार, ज्वार और तिलहन, तिलहन की खेती अच्छा होता है इस मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीतकालीन वर्षा के कारण क्या है। उत्तर पश्चिम भारत जो है, क्या बोल रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग कौन सा हो जाएगा आप लोगों को, तो उत्तर और पश्चिम भाग, हाँ, उत्तर और पश्चिम भाग ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, उत्तर पूर्वी, अच्छा हाँ, उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो उत्तर पश्चिमी भाग यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि हम आप लोगों को मैप के अनुसार समझाते हैं। आ जाएगा, दिखाई देगा, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। तो उत्तर पश्चिमी भाग यही हो जाएगा ना आप लोगों को। जम्मू कश्मीर जो होता है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है,
जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो ये सब उत्तर पश्चिमी भाग में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसमें भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा, मतलब कि शीतकालीन वर्षा के कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है इसमें। कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो देखिए हम लोग आप लोगों को बताएंगे एक वर्ल्ड मैप के अनुसार, कि वर्ल्ड मैप के अनुसार लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर से उठता है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठता है? तो पश्चिमी विक्षोभ ये दिसंबर से फरवरी तक ये भारत में वर्षा कराता है। दिसंबर से जनवरी तक भारत में वर्षा कराता है। अब कारण क्या है कि भूमध्य सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो उठता है उस समय, ये दिसंबर से जनवरी फरवरी के बीच में, दिसंबर से फरवरी के बीच में भूमध्य सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठता है, तो वो उठता है और यह पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और पूरब की ओर आते आते भारत में प्रवेश करेगा। तो अब जब यहाँ से ये उठेगा चक्रवात, ये भूमध्य सागर हम लोगों का हो गया, यहाँ से उठेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? ईरान होते हुए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए ये हिमालय के पहाड़ से टकराएगा और हिमालय के पहाड़ से टकराने के कारण वहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख हो गया और ऐसे इस क्षेत्र में वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब में भी अच्छा बारिश कराता है। तो दिसंबर से फरवरी तक ये पश्चिमी विक्षोभ हमारे भारत में अच्छा बारिश कराता है। आप लोगों को मैप के अनुसार समझाए कि कहाँ से पश्चिमी विक्षोभ उठता है। तो भूमध्य सागर से ये उठेगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और पूरब की दिशा में ये मतलब कि चलना प्रारंभ करेगा और ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करेगा और हिमालय की पहाड़ी से टकराएगा और हिमालय की पहाड़ी से टकराने के बाद और ये हमारे भारत में जम्मू कश्मीर, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, यह पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इस क्षेत्र में अच्छा खासा बारिश कराता है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ बारिश कराता है और इसका कुछ देखने के लिए मिलता है आप लोगों को बिहार में भी, बिहार तक करीब करीब इसका असर पड़ता है। बिहार तक भी कुछ कुछ इसका असर पड़ता है पश्चिमी विक्षोभ का। और इसमें क्या है? लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून क्या है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, देखिए लौटता हुआ मानसून क्या होता है कि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब होता है, नेक्स्ट एक मिनट आप लोगों को लौटता हुआ मानसून के बारे में ये लौटता हुआ मानसून के बारे में हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं कुछ। तो ये दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत के उत्तरी भाग से कहाँ से? तो ये उत्तरी भाग से, इस साइड से, उत्तरी भाग से जब ये चलेगा वापस आएगा, पीछे हटने लगता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के उत्तरी भाग से जब पीछे हटने लगती है तो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के दौरान हवा स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। कुछ दिनों तक चलती है ये, मतलब कि ये अक्टूबर से नवंबर तक चलती है और ये पीछे हटने लगती है। आमतौर पर अक्टूबर नवंबर के दौरान ये होती है। तो जैसे कि क्या होता है यहाँ पे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अक्टूबर में क्या होता है कि जब यहाँ से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलेगी तो फिर यहाँ गारो खासी पहाड़ी और क्या बोलते हैं, म्यांमार की पहाड़ी से टकराएगी और टकराने के बाद फिर यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। घूमने के कारण
फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी से हवा नमी उठाएगा, पानी उठाएगा, और कहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फिर ये बारिश अच्छा कराता है, लौटता हुआ मानसून। तो दिसंबर से कौन कब कब, तो ये आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के दिन में यहाँ लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश कराता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अधिकांश बारिश कराता है। और कुछ दिनों और देखते हैं अब क्या है ये इसमें स्थानीय पवने के बारे में जानते हैं कुछ। स्थानीय पवने क्या होता है, ये हवाएं वो होती है, ये वो हवा होती है कि जो किसी सीमित क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में कुछ घंटों या कुछ दिन के लिए चलती है। एक सीमित क्षेत्र होता है, जैसे कि कुछ भारत हो गया या पाकिस्तान हो गया या अमेरिका के कुछ सीमित क्षेत्र हो गया, और तो ऐसी ऐसी एक एक जगह पे, हर जगह पे मतलब कि कुछ सीमित क्षेत्र में ये हवा स्थानीय पवन चलती है। तो इसको लेकर मतलब ये कुछ घंटों या कुछ दिन तक चलती है। कारण क्या है कि भूमि और जल के आसमान अंतर हो जाता है, भूमि और जल के तापमान में आसमान अंतर हो जाता है। और तापमान में असमान रूप से तापमान में गर्म और ठंडा होने से ये पवनें उत्पन्न होती है। उत्पन्न कैसे होगी, तो ये भूमि और जल के तापमान में गर्म और ठंडे होने के कारण ये पवनें उत्पन्न होती है। जैसे कि भारत में लू चलता है, तो ये कहाँ से चलता है, तो मान लीजिए कि अब अप्रैल या मई या जून में हमारा स्थलीय सीमा बहुत गर्म हो जाता है, भारत में हमारा स्थलीय सीमा इस साइड में पूरा गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो क्या होगा कि यहाँ से वायु अब ऊपर की ओर उठेगी, तो बंगाल की खाड़ी से या मतलब गर्म सॉरी बंगाल की खाड़ी नहीं, यहाँ से गर्म ऊपर हवा उठेगी और फिर यहाँ कुछ हवाएं भरने के लिए आएगी गर्म हवा। तो गर्म हवा फिर क्या होगा कि वहाँ पे अभी तो मानसून आया नहीं है भारत में, तो फिर यहाँ से यही गर्म हवा आपस में फिर दोबारा आपस में टकराते रहेगी और यहाँ पे चलते रहेगी, और इसी को मतलब कि गर्म ही हवा यहाँ पे ज्यादातर चलती चलेगी। जैसे कि लू हो गया, आप लोगों को बताएं, चिनूक हो गया। चिनूक क्या करता है कि चिनूक दक्षिणी अमेरिका के रॉकी पर्वत होता है, दक्षिणी अमेरिका में एक रॉकी पर्वत होता है। तो मान लीजिए कि ये रॉकी पर्वत हो गया, तो रॉकी पर्वत से ये कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर से इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से ये हवा चलेगी और ये रॉकी पर्वत से टकराएगी, तो यहीं पे सारा बारिश यहीं करा देगी। तो फिर जब ये हवा यहाँ से उतरती है तो यहाँ गर्म हो जाता है। वैसे ही भारत में भी वही हाल है कि जब जो यहाँ पहाड़ी है, यहाँ पाकिस्तान हो गया या राजस्थान से जब हवा चलेगी तो अरावली को पार करते हुए राजस्थान में तो पूरा मरुस्थल है, तो वहां से हवा गर्म होगी और हवा गर्म होने के कारण यहाँ से धीरे धीरे चलेगी, चलते चलते बिहार, यहाँ पंजाब हो गया, पंजाब के बाद यहाँ यूपी हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल में इस हवा को काल बैसाखी कहते हैं। तो यहाँ से गर्म पवनें चलेगी और कहाँ, तो मध्य प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए यूपी, बिहार और पंजाब, दिल्ली, ये इस क्षेत्र को ये अधिकांश कवर करती है लू हवाएं। भारत में इसको लू बोलते हैं। और वही हाल है चिनूक यहाँ पे सारा बारिश करा देता है। और जो भी हवा जब यहाँ पहाड़ी से नीचे उतरती है, जब पहाड़ी से नीचे उतरती है तो ये इसमें पानी की मात्रा ना के बराबर होता है और ये गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे भी ये गर्म हवा चलने लगती है। उसके बाद क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समुद्री नहीं, इसमें अब कोई नहीं है। स्थानीय पवन, चलिए ठीक। एक समुद्री समीर होता है, ये एक और मतलब इसी पवन का मतलब कि असमानता के कारण जो चलता है, तो इसमें हम एक समीर जोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। तो दिन में ये समुद्र से भूमि की ओर चलती है, और रात में भूमि से समुद्र की ओर चलती है। कारण क्या है कि जब दिन में समुद्र कोई भी है, जिसे मुंबई तट ले लेते हैं, मुंबई ले लेते हैं शहर, तो मुंबई में अधिक गर्म होगा, गर्मी, ये धरातल गर्म होगा, धरातल गर्म होगा, तो वहाँ की हवाएं ऊपर उठेगी। हवाएं ऊपर उठने के कारण जब समुद्र से ये हवा ठंडी होकर चलेगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ के जगह को समुद्र से जो हवाएं चलेगी भरने के लिए, तो समुद्र में यहाँ मुंबई में वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल वातावरण रहेगा, ज़्यादा गर्म ना होगा। जैसे कि देखिएगा कि कभी कभी क्या समुद्र किनारे के जो भी तट है उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, उमस हो जाता है लेकिन गर्मी नहीं होता है। कारण कि वहाँ पे जो भी गर्म गर्म वायु होता है ऊपर उठ जाता है, और समुद्र से हवा चलती है इस स्थान को भरने के लिए, तो उस स्थान को समुद्र से हवा आकर भर देती है। तो समुद्री समीर क्या होता है कि जब दिन में समुद्र से धरती की ओर चलती है हवा, तट की ओर चलता है, और समुद्र से तट की ओर दिन में चलता है, और रात में क्या होता है कि रात में तट से समुद्र की ओर चलता है। रात में तट के समुद्र से की ओर क्यों चलता है? कारण यह है कि जब रात में दिन में समुद्र गर्म हो जाता है, समुद्र थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ का हवा ऊपर उठने लगता है, और ये यहाँ का मतलब धरातल पे जो भी हवा दिन में आया है ठंडी होकर, तो वो हवा समुद्र के जो हवा उठा है वहाँ का गैप को भरने के लिए वहाँ से तट से समुद्र की ओर चलता है। तो समुद्री समीर भी समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में कौन सी फसल से संबंधित है? लेटराइट मिट्टी है ये। लेटराइट मिट्टी बागानी फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी बागानी फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, न कि गेहूं के लिए, चावल के लिए या कपास के लिए। कपास के लिए तो आपको काली मिट्टी हो गई, और गेहूं चावल के लिए दोमट मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण होता है। और लेटराइट मिट्टी होती है बागानी फसल के लिए। तो लेटराइट मिट्टी, देखिए लेटराइट मिट्टी कैसे कहाँ बनता है, तो ये उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है ये मिट्टी। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहां पे वर्षा होगा तो वर्षा बहुत ज्यादा होता है उस क्षेत्र में। और यहाँ खेती किस चीज की होती है, तो चाय की और कॉफी की। चाय और कॉफी बागानी कृषि है, न कि मतलब कि दूसरा कृषि है। तो इसमें आप लोगों को बताया लेटराइट मिट्टी का कहाँ मतलब कि कौन सी फसल उगता है, बागानी फसल उगता है। और गेहूं और चावल के लिए दोमट मिट्टी है, इसके लिए दोमट मिट्टी होता है मिट्टी का उपयोग होता है। और ये कपास काली मिट्टी के लिए काली मिट्टी में उगता है। कपास कहाँ उगता है, तो काली मिट्टी में उगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में वर्षा होने के कारण तमिलनाडु में वर्षा होने के क्या कारण है? तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? तो तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून होता है, इसके कारण तमिलनाडु में वर्षा होता है। कारण क्या होता है तमिलनाडु में, आप लोगों को बताए हैं कि नवंबर दिसंबर में जब वर्षा नवंबर दिसंबर में जब पश्चिमी विक्षोभ नहीं, वापस लौटता हुआ मानसून जब जम्मू कश्मीर और जो भी मतलब उत्तर
नहीं, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो अप मई जून में तो स्टार्ट हो जाता है, जून में केरल के तट पे आ जाता है और ये दो तरफ से हमारे भारत को प्रभावित करता है, एक अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से। दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से भारत को प्रभावित करता है, वर्षा कराता है। जब ये मानसून, आप लोगों को मैप के अनुसार समझा रहा हूँ। देखिए, ये अरब सागर हो गया हमारा और ये हो गया बे ऑफ बंगाल। तो हमारा जब मानसून आता है, तो हमारा भारत को दो तरफ से मानसून प्रभावित करता है भारत को। तो कौन कौन सा है? एक अरब सागर से और पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से जो मानसून जाता है, ये तो ऐसे राजस्थान होते हुए, ये गुजरात होते हुए ये निकल जाता है, लेकिन ऐसे भी जाता है, मेड मध्य प्रदेश तरफ से भी जाता है। और पश्चिम बंगाल से जब ये मानसून कहाँ जाता है, तो म्यांमार का जो पहाड़ी है वहां से टकराएगा और गारो खासी पहाड़ी से होते हुए जब टकरा कर नेपाल और बिहार, यूपी और दिल्ली तक जाता है ये मानसून। और यही मानसून फिर वापस से जब अक्टूबर नवंबर में वापस आता है, अक्टूबर नवंबर में यहाँ से वापस चलेगा, तो आके फिर गारो खासी और म्यांमार के पहाड़ी से टकराएगा और टकराने के बाद फिर यहाँ से बंगाल की खाड़ी से पानी उठाएगा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फिर बारिश ये कराएगा। कारण यही है कि जब पश्चिमी विक्षोभ वापस लौटेगा, पश्चिमी विक्षोभ जब वापस लौटेगा तो तमिलनाडु और केरल के क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में अच्छा बारिश कराता है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ पीछे हटने या लौट जाने के कारण मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ को वापस लौटने, दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ को वापस लौटने को निर्वर्तन कहा जाता है। ये नवंबर से दिसंबर के बीच में उत्तर पश्चिम से भारत की मानसून पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़ देता है। दक्षिणी भारत को छोड़कर समस्त भारत में निर्वर्तन कर देता है। 15 अक्टूबर तक ये भारत को पूरा छोड़ देता है। कारण क्या है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि एक ये हमारा क्या कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। और ये हमारा 23.5 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री हो गया ये। साढ़े तेईस डिग्री हो गया, ये भी 23.5 डिग्री हो गया हमारा। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया 0 डिग्री हमारा विषुवत रेखा। तो इसमें क्या होता है कि मानसून वापस क्यों आता है? तो मानसून वापस इसलिए आता है कि जब अक्टूबर नवंबर में हमारा सूर्य कहाँ चला जाता है, तो ये दक्षिणायन हो जाता है सूर्य। तो माने ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री की तरफ है, इस साइड हमारा सूर्य का सूर्य हमारा कहाँ आ जाता है, तो ये दक्षिणायन होने लगता है सूर्य जून जुलाई जुलाई के बाद
जून जुलाई अगस्त जुलाई के बाद ये हमारा सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होने लगता है। तो दक्षिणायन जब होगा तो यहाँ का वातावरण अच्छा गर्म होगा, गर्म होने लगेगा। इस साइड का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जलवायु गर्म होगी यहाँ का। तो जलवायु गर्म होगा तो फिर यहाँ का जलवायु गर्म होगा तो यहाँ हवा क्या होगा कि ऊपर उठेगा। यहाँ जलवायु गर्म होगा तो यहाँ क्या हवा ऊपर उठेगा। हवा ऊपर उठने के कारण अब यहाँ हवा को भरने के लिए, ठंडी हवा को भरने के लिए कहीं से न कहीं से कुछ मतलब गर्म हवा का जो उठ गया वहाँ स्पेस भरने के लिए ठंडी हवा तो चाहिए। तो ठंडी हवा के आने का क्या कारण है कि जब यहाँ से हिमालय पर्वत से यहाँ तो मतलब कि क्या होता है कि शुरू में अक्टूबर नवंबर में यहाँ ठंडी होने लगती है, ठंडी होने लगती है इसलिए कि सूर्य तो दक्षिणायन हो गए हैं, दक्षिणायन हो गए तो यहाँ सूर्य के प्रकाश बहुत कम जाता है तो यहाँ ठंडा होने लगता है, तो यहाँ ठंडा हवा हो जाता है। और ठंडा हवा होने के कारण यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ फिर इस क्षेत्र को भरने के लिए पश्चिमी विक्षोभ चलेगी, और पश्चिमी विक्षोभ चलेगी तो यहाँ पे गारो खासी से टकराएगी और म्यांमार की पहाड़ी से टकराएगी, और फिर म्यांमार के टकराने के कारण फिर यहाँ आएगी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाद बारिश कराएगी, और फिर बारिश कराने के बाद फिर यहाँ से दक्षिण की ओर चलेगी। और यहाँ इस क्षेत्र को हवा को, इस क्षेत्र में जो भी हवा का स्पेस खाली है इसको भरने के लिए ये वायु पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पूर्वी विक्षोभ है, उत्तरी पूर्वी विक्षोभ मतलब कि ये फिर वापस चलेगी और इस क्षेत्र को हवा को, इस क्षेत्र को, खाली स्थान को ये भरेगा। कोशिश किए हम आप लोगों को समझाने के लिए कि दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ जब वापस लौटता है तो कहाँ बारिश होता है, वापस लौटता है, या इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी विक्षोभ भी बोलेंगे, या इसको बोलेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ। तो लौटता हुआ मानसून बराबर होता है कि उत्तर पूर्वी विक्षोभ भी इसको बोल सकते हैं। जब लौटता हुआ मानसून बोलेंगे तो उत्तर पूर्वी मानसून भी बोल सकते हैं इसको। तो यही कारण है कि हमारा हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर को भरने के लिए गर्म मतलब खाली स्थान को भरने के लिए हमारा दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ जब वापस आता है तो यहाँ केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत में होने वाले वर्षा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। उत्तर पूर्वी मानसून नहीं है, लौटता हुआ अथवा दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये आप लोगों के लिए इसका आंसर होगा 5 का सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में होने वाले वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आप लोगों को फिर समझा रहे हैं मैप के थ्रू। देखिए ये हमारा लौटता हुआ मानसून है, और ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ, और ये हो गया लौटता दक्षिणी पश्चिमी वापस लौटता हुआ मानसून हो गया। या ये उत्तर पूर्वी बोल सकते हैं इसलिए कि उत्तर से आ रहा है और पूरब की तरफ घुमा हुआ है। और ये क्या है कि पश्चिम से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। तो ये दक्षिण से दक्षिण से पूरब की ओर जा रहा था। जिधर से हवा चलेगा उसी का उधर उसका नाम होगा। तो ये दक्षिण और पश्चिम से चल रहा है ये हवा, तो दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ इसका नाम करेंगे। और ये उत्तर पूर्व से आ रहा है तो इसका उत्तर पूर्वी विक्षोभ नाम देंगे। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारा है ग्रीष्मकाल में गर्मी के मौसम में। इस मानसून के कारण भारतीय महाद्वीप में बड़े भाग में वर्षा, करीब 75% भाग में ये वर्षा कराता है। हमारा भारत को 75% भाग में करीब वर्षा कराता है। गर्मी में स्थल खंड से महासागरों की ओर
क्या होता है कि गर्मी में स्थल खंड और महासागरों के बीच का तापमान में अंतर हो जाता है। इसलिए कि देखिए गर्मी गर्मी के क्या कारण है कि इस समय क्या होता है। ये हो गया 0 डिग्री हमारा, और ये हो गया 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। साउथ तो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से हमारा चलेगा जब, तो भारत में देखिए क्या होता है कि गर्मी के मौसम में हमारा लू चलता है, और लू चलने के कारण वहाँ का वायु ऊपर की ओर उठ जाता है। तो यहाँ से जब वायु ऊपर की ओर उठ जाएगा, यहाँ से जब वायु ऊपर की ओर उठ जाएगा इस क्षेत्र से, तो क्या होगा, जब हमारा यहाँ से इस जगह खाली स्थान को भरने के लिए, इस खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ से वायु चलेगी, यहाँ से वायु चलेगी, यहाँ से वायु चलेगा। तो क्या होता है कि इस समय सूर्य हमारा कहाँ होता है, 23.5 डिग्री, इंडिया के ही मैप पे समझा, इंडिया का मैप। ये हमारा 23 डिग्री मान लेते हैं, 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा हो गया। इस समय क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य कहाँ होते हैं, तो उत्तरायण होते हैं, ये मतलब कि उत्तर की तरफ होते हैं, विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ होते हैं, 23.5 डिग्री के आसपास होते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। इस क्षेत्र में क्या होगा कि सूर्य की ज़्यादा गर्मी होगी। तो गर्मी के कारण यहाँ क्या होगा कि हवा हवा गर्म होगा, और हवा गर्म होगा तो ऊपर उठ जाएगा हवा। हवा ऊपर उठने के कारण जब यहाँ से क्या होता है कि हिंद महासागर से इसको भरने के लिए हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी, और ठंडी हवा चलेगी तो क्या होगा कि म्यांमार और गारो खासी पहाड़ी से टकराएगी, और उसके बाद इधर घूम जाएगा, बिहार और यूपी तरफ घूमेगा ये हवा टकराने के बाद। और यहाँ से ये अरब सागर से एक अरब सागर से शाखा चलेगा, तो ये कहाँ बारिश कराएगा, तो पश्चिमी घाट पे, यहाँ पे पश्चिमी घाट पे ये बारिश अच्छा कराएगा। पश्चिमी घाट पे ये बारिश अच्छा कराएगा। यहाँ पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट पे ये वर्षा कराएगा अरब सागर से। और जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा चलेगा, जब जो बंगाल की खाड़ी से मानसून चलेगी, तो ये आएगा कहाँ, तो म्यांमार की पहाड़ी से टकराएगा, और गारो खासी पहाड़ी से टकराने के बाद गारो खासी मेघालय में और असम में अच्छा बारिश, चेरापूंजी में अच्छा बारिश कराता है, करीब 1400 सेंटीमीटर के आसपास कराता है, या 1100 साढ़े 1100 के आसपास कराता है। और वही फिर मानसून टकराने के बाद घूम जाएगा यहाँ यूपी और बिहार तरफ। तो ये चलेगा, यूपी और बिहार में बारिश कराएगा, और यूपी बिहार में बारिश कराते हुए दिल्ली तक कराएगा। और ये भी मानसून धीरे धीरे यहाँ से अरावली पर्वत पार करके, राजस्थान में तो अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत का मतलब ये है अरावली पर्वत, जो कि तिरछा है, न कि सीधा है। तो इस कारण से अरावली पर्वत को ये बारिश वर्षा को रोक नहीं पाता है, और वर्षा को रोक नहीं पाता तो ये भी राजस्थान होते हुए
राजस्थान होते हुए ये दिल्ली में और उत्तराखंड में आके हिमालय से टकराता है, और हिमालय से टकराने के बाद दिल्ली और यूपी में ये बारिश कराता है। तो दिल्ली और यूपी में बारिश होने का कारण होता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के तरफ है ये दोनों तरफ से वर्षा होता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझाए हैं भारत में होने वाली वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है, कैसे मतलब कि कहाँ से वर्षा आता है, कैसे मानसून एंट्री करता है हमारे भारत में, और लौटता हुआ मानसून को आप लोगों को बताया पिछले क्वेश्चन में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में, तो हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताएंगे। और क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून कुछ होता नहीं है, नहीं उत्तर पूर्वी तो मानसून होता ही है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है, उत्तर पूर्वी यानी लौटता हुआ मानसून ये हो जाएगा। और लौटता हुआ अथवा दक्षिण पश्चिमी मानसून अथवा दोनों, ये दोनों नहीं होगा, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही सिर्फ होगा, इसमें ये नहीं होगा, लौटता हुआ मानसून नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाएंगे कि क्या बोल रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये करीब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आप लोगों को तो करीब करीब 75% भाग में, भारत के 75% भाग में वर्षा करा देता है। चलते उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागर में उत्पन्न होता है। कहाँ होता है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागर में उत्पन्न होता है, विकसित होते हैं। ये 5 से 30 डिग्री के बीच में ये उत्पन्न होता है, मतलब दोनों तरफ, नॉर्थ या साउथ दोनों तरफ है। जो विषुवत रेखा जो होता है उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 से 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री 30 डिग्री साउथ दोनों तरफ ये उत्पन्न होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। लेकिन विषुवत रेखा के दोनों तरफ सोच लीजिए कि 5 डिग्री के आसपास, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आता है, इसलिए कि वहां कोरियोलिस बल काम करने लगता है। कोरियोलिस बल के कारण ये चक्रवात का अभाव रहता है विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। जम्मू कश्मीर में होने वाले शक्तिशाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में कौन सा हुआ है। अच्छा हाँ देखिए, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में कौन सा है। तो ये होगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ होगा इसमें। पश्चिमी विक्षोभ होगा, इसलिए कि उत्तर लौटता हुआ मानसून क्या होता है कि जब लौटता हुआ मानसून जम्मू कश्मीर से वापस आता है तो ये गारो खासी और मेघालय के मेघालय गारो खासी पहाड़ी से टकराता है और फिर बंगाल की खाड़ी से वर्षा उठाकर तमिलनाडु और केरल में बारिश कराता है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से होता है, पश्चिमी विक्षोभ वहां से उठता है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठेगा और वहां से एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, वहां से चक्रवात उठेगा और पूरब की ओर चलेगा, और पूरब की ओर आते आते ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत में हिमालय की पहाड़ी से टकराएगा और जम्मू कश्मीर में ये जम्मू कश्मीर में ये वर्षा कराएगा, पंजाब में वर्षा कराएगा, कुछ यूपी में कराएगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए बिहार तक कुछ कुछ इसका चलता है, हरियाणा में अच्छा बारिश कराता है, दिल्ली में अच्छा बारिश कराता है, उत्तराखंड में भी यह अच्छा बारिश कराता है। तो उत्तरी उत्तरी भारत के उत्तरी राज्य में अच्छा खासा बारिश करा देता है। ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ कराता है, तो भारत के करीब करीब उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में ये वर्षा करा देता है। तो ये आप लोगों को बताए जम्मू कश्मीर के बारे में कि कहाँ कैसे वर्षा होता है। लौटता हुआ मानसून के बारे में आप लोगों को बताया, स्थानीय पौने के बारे में बताया, और शीतकालीन मानसून के बारे में भी आप लोगों को बताए हैं। शीतकालीन शीतकालीन मानसून के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। शीतकालीन मानसून के बारे में अभी शायद नहीं बताए हैं। तो शीतकालीन मानसून, इसमें भारत के जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के प्रांतों में वर्षा होती है। ये भी भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है वर्षा, वही मतलब कि ये भी भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है और पूरब की ओर चलती है, शीतकालीन वर्षा वही है।
मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा हुआ था? तो ये अल मसूदी के द्वारा हुआ था। भारतीय भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो अल मसूदी के द्वारा ये किया गया था। अल मसूदी एक भूगोलवेत्ता थे। कौन थे अल मसूदी? तो ये भूगोलवेत्ता थे। अल मसूदी थे कौन थे? तो ये एक भूगोलवेत्ता थे। और मानसून शब्द देखिए, और मानसून शब्द का देखिए, मानसून शब्द जो होता है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एक अरबी भाषा, अरबी शब्द से मानसूनी ये मौसमी शब्द से हुआ है। मानसून शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो अरबी शब्द, अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुआ है। मौसमी शब्द से इसका अर्थ मौसमी शब्द से लिया गया है। मौसमी, इसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। मौसमी शब्द का ही अर्थ होता है मौसम या ऋतु अरबी भाषा में। अरबी भाषा में मौसमी शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है तो मौसम या ऋतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है। हाँ, भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है? भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? मानसूनी हवाओं का प्रवाह है। मानसूनी हवाओं का प्रवाह, देश की प्राकृतिक विषमता, मध्यवर्ती भाग में वृहत मैदान की स्थिति, नहीं ये कोई खास नहीं है। विस्तृत भूभाग पर वनाच्छादन, नहीं, वनाच्छादन भी नहीं है। देश की प्राकृतिक विषमता के कारण इसको मानते हैं कि देश की प्राकृतिक विषमता जो होता है, भारत में जलवायु की स्थानिक विभिन्नता, मतलब कि भारत में हर जगह जलवायु की कुछ कुछ विभिन्नता होती है। कारण क्या है? हम आप लोगों को ये कारण बता रहे हैं कि कारण क्यों स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है हमारे देश में जलवायु की। तो देश में प्राकृतिक विषमता होता है। तो प्राकृतिक विषमता क्या क्या है? तो देखिए, मुख्य कारण क्या है कि भू आकृति और अक्षांश, समुद्र से दूरी, और मानसून हवा प्रणाली। मतलब ये क्या होता है कि समुद्र से दूरी भी है, और मानसून हवा प्रणाली समुद्र से, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम, मानसून हवा जो प्रणाली है, जो ये मौसम को, प्रकृति, मतलब कि स्थानिक विभिन्नता को उत्पन्न करता है। स्थानिक विभिन्नता को उत्पन्न करता है। समुद्र से दूरी भी उत्पन्न करता है। जैसे कि भू आकृति, हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे होने के कारण वहाँ पे ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण वहाँ ठंडा प्रदेश पाया जाता है। और भारत के तापमान नियंत्रण करती, मतलब कि भारत के तापमान में वहाँ कुछ नियंत्रण हो जाता है। और मरुस्थलीय थार है, प्राकृतिक भी, ये भी तो प्रकृति के देन है, और हिमालय भी प्राकृतिक देन है। तो मरुस्थलीय थार है। तो यहाँ पे थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो है, जो अत्यधिक शुष्क हो जाता है गर्मी के समय में, और गर्म गर्म जलवायु वहाँ पाई जाती है। क्योंकि वहाँ पे जब अप्रैल मई जून में वहाँ पे क्या होता है कि हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण वहाँ से बालू, मतलब वहाँ बालू, बारिश बहुत कम होता है। बालू, वहाँ का पृथ्वी धरती गर्म हो जाती है, और हवा ऊपर उठ जाती है। तो वहाँ पे अधिक थार मरुस्थल पाया जाता है। और अक्षांश भी है। अक्षांश और देशांतर के, अक्षांश को बोल सकते हैं एक तरह से। ये अक्षांश में भिन्नता, विभिन्न हिस्सों में विभिन्नता पाई जाती है। और मान लीजिए कि यहाँ पे भारत है, भारत के 37 डिग्री तक ही सूर्य, भारत के 37 डिग्री नॉर्थ तक ही सूर्य रहते हैं, और उसके 37 डिग्री के ऊपर जाते नहीं हैं। तो नॉर्थ ऊपर नहीं जाने के कारण वहाँ सूर्य का तापमान कम होगा, और कम होने के कारण वहाँ की विभिन्नता, और वहाँ 37 डिग्री के दक्षिणी और उत्तरी में, दोनों में विभिन्नता पाई जाएगी। क्योंकि जब दक्षिण में 37 डिग्री के दक्षिण में रहेंगे सूर्य, तो वहाँ गर्म गर्म हवा होगा, और 37 डिग्री के ऊपर में हम जाएंगे तो कुछ ठंडी हवा होगी। और ऊपर से हिमालय पर्वत है, तो वहाँ हिमालय पर्वत पे चढ़ने, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में, तो वहाँ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ वायु ठंडा होती जाती है। वहाँ तापमान तापमान कम होते जाता है। इस कारण से ये भी, अक्षांश भी
एक निर्भर करता है, और समुद्र से दूरी भी निर्भर करता है। समुद्र से दूरी निकटवर्ती क्षेत्र में जलवायु के माध्यम से होती है। अब निकटवर्ती क्षेत्र होता है, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई के क्षेत्र में जाएंगे तो जब समुद्री समीर समीर चलेगी तो दिन में चलेगी, तो दिन में चलेगा तो समुद्र से ठंडा हवा उठाएगा और मुंबई में फेंक देगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा वहाँ पे गर्मी मतलब महसूस नहीं हो पाता है, वहाँ ठंडी हवा चलते रहती है। और वहाँ से जैसे कि जैसे जैसे मुंबई से दूर जाएंगे तो वहाँ से हमारा अप्रैल और मई में क्या होता है कि अप्रैल और मई में जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में दूर चले गए या पंजाब में चले गए, या ये क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में चले गए, तो वहाँ वो हवा पहुँच नहीं पाती है, समुद्री समीर पहुँच नहीं पाती है, और वहाँ वायु गर्म होता है, और गर्म होने के कारण वहाँ और मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच में अच्छा भिन्नता, स्थानिक भिन्नता जलवायु की पाई जाती है। और एक ऊंचाई ऊंचाई तो बड़ा बताए ही हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है क्षोभ मंडल में, और कम होने के कारण जैसे कि इसमें हिमालय ले लीजिए, हिमालय की ऊंची स्थानों पर तापमान कम हो जाता है और अत्यधिक अधिक बर्फबारी बर्फबारी होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा कहलाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा कहलाता है भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। और ये आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास में ये डेल्टा पाया जाता है। आज ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ये डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ये क्या बोलता है? नहीं करता है। जहाँ नहीं देखिएगा वहाँ पहले उसको घेर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम सेंटर पे सहूलियत रहे। नहीं तो फिर प्रभावित करता है हो गया तो फिर एक नंबर वहाँ पे आप लोगों को कट जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि एल नीनो है, तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, तो और गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है, गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ होता है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। और ये कहाँ होता है? तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास है ये गल्फ स्ट्रीम चलता है। गल्फ स्ट्रीम चलता है। और गल्फ स्ट्रीम आप लोगों को बताते हैं, मैप के अनुसार बताएंगे कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ से चलता है और नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे ये पाया जाता है। ये एक जलधारा है, न कि मानसून है। मानसून नहीं है, ये एक जलधारा है। और जेट एलनीनो एक एलनीनो भी एलनीनो एक मानसूनी पवन ही है। और तिब्बत का पठार जो है, ये तो पठार है, इससे तो कोई ये नहीं है, मतलब ही नहीं बनता है। बट मानसून को प्रभावित, हाँ, तिब्बत का मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो एलनीनो मानसून भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तिब्बत का पठार भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, क्योंकि जब रूस ले ठंडी हवाएं चलती है तो हिमालय हिमालय और तिब्बत का पठार, ये दोनों हमारे ठंडी हवा को रोकता है, और हमारे भारत को हमारे भारत की जनसंख्या और जनसंख्या को ज़्यादा ठंडी हवा से बचाता है। और जेट स्ट्रीम भी है, जेट स्ट्रीम भी हमारे भारत को प्रभावित करता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। ये गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? तो यह एक महासागरीय जलधारा है, जो कि उत्तर और पूर्वी अमेरिका के तट पर बहने वाली गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा, इसका मानसून से कोई संबंध है नहीं, मानसून से कोई संबंध है नहीं। तो चलिए ठीक है, इसको अब क्या देखते हैं? एलनीनो देखते हैं। एलनीनो क्या है? यह देखिए क्या है कि ये पेरू के तट पे दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में पश्चिमी तट से 180 किलोमीटर दूरी पर ये एलनीनो और लानीनो दो ये जलधारा है, ये जो कि पवन है ये, जो कि ये चलता है दक्षिणी अमेरिका के
पेरू तट से 180 किलोमीटर दूरी पर ये पवन चलता है। और ये एल नीनो क्या होता है कि महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में प्रशांत महासागर बोलिए, प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर के पश्चिमी पश्चिमी हिस्सों में पश्चिमी बोलेंगे, हाँ, पश्चिमी बोलिए, या पेरू के तट पे या दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी में पेरू के तट से 180 किलोमीटर समुद्री सतह से असमान रूप में गर्म होने के कारण, असमान रूप में बहुत बहुत ज़्यादा ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। एल नीनो पवने इसको बोलेंगे, जलधारा नहीं, एल नीनो पवन है। बहुत मतलब कि वहाँ पे समुद्र में गर्म पवनें होती है। गर्म पवने गर्म होने को कहते हैं। असमान रूप में पवन गर्म हो जाता है। और ये घटना एल नीनो कब घटता है, तो दो नहीं 3 या 4 साल के बीच, 4 साल के अंतराल या 7 साल के अंतराल पे ये आता है। 4 साल या 7 साल के अंतराल पे ये घटता है। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर में चलने वाली व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है। एल नीनो जब चलेगी तो प्रशांत महासागर की व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है और जिससे मौसम में बदलाव होने लगता है। एल नीनो बहुत मतलब कि तेज हवा है, वो इतना तेज हवा है कि क्या बताएं, कि वो जो मानसून हवाएं चलेगी उसको सीधे पलट देगी। वो उल्टा ही चलता है, एल नीनो उल्टा ही चलता है। जैसे कि पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है तो वो पश्चिम से पूरब की ओर चलेगा एल नीनो। ऐसा ये उल्टा चलता है। और ये एल नीनो के कारण हमारे भारत में सूखा पड़ जाता है। एल नीनो के कारण जब ये चलेगा वहाँ पेरू दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से, तो ये क्या होता है कि हमारे भारत में आते आते ये हमारे भारत में ये गर्म हवा है और गर्म हवा के कारण यहाँ पे बारिश होने का कम संभावना होता है। गर्म हवा आएगा तो बारिश होने नहीं देगा, मतलब ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठने के कारण यहाँ पे मतलब कि गर्म हवा ही चलेगा भारत में, और भारत में गर्म हवा चलने के कारण बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो यहाँ सूखा पड़ जाएगा भारत में। एल नीनो का अर्थ ही होता है छोटा बच्चा। एल नीनो का अर्थ क्या होता है, तो छोटा बच्चा होता है। और ये स्पेनिश भाषा से लिया गया है। एल नीनो स्पेनिश भाषा से लिया गया है। और इसमें भारत में मानसून कमजोर हो जाती है, और इसमें एल नीनो में भारत की मानसून कमजोर हो जाती है और वर्षा कम होती है, ना के बराबर होती है, और उस समय भारत में सूखा पड़ने का अधिकांश चांस रहता है। और ला नीनो होता है, यह भी प्रशांत महासागर के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान का असामान्य रूप से ठंडे होने को कहते हैं। मतलब ये क्या होता है कि प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान को असमान रूप से ठंडा हो जाता है और वो असमान रूप से गर्म हो जाता है। एल नीनो क्या होता है कि असमान रूप से वो समुद्री क्षेत्र में वो गर्म हो जाता है, गर्म हवा वो हो जाता है। और ये क्या होता है, ला नीनो क्या होता है कि ला नीनो वो होता है कि समान रूप से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के हो जाता है। यह एल नीनो की विपरीत होती है ला नीनो। इसमें भारत में बहुत अधिक वर्षा होता है। क्या होता है, इससे भारत में बहुत अधिक वर्षा होती है। इससे क्या होता है कि पूर्वी हवाएं बहुत तेज चलती है, और ये पूर्वी हवाएं बहुत तेज चलती है इस क्षेत्र में। ला नीनो जब चलेगा तो भारत में पूर्वी हवाएं तेज चलेगी, और बारिश इतना होगा भारत में, कि भारत में बारिश होने के कारण बहुत सारा जगह बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ से त्राहिमाम आदमी लोग करेगा वहां पे लोग। अब ला नीनो का अर्थ होता है क्या, तो छोटी बच्ची। ला नीनो का अर्थ क्या होता है, तो छोटी बच्ची। एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा। इसका क्या होता है, तो छोटा बच्चा। ये स्पेनिश भाषा से लिया गया है, स्पेनिश भाषा से लिया गया है। और ये क्या होता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लानिनो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मतलब क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में समुद्र की जो सतह होता है उसके तापमान असमान रूप से गर्म हो जाता है,
और गर्म होने के कारण वहाँ से वायु तेज गति से चलती है, करीब करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा या 250 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है ये हवा। और भारत में आते आते ये इतना गर्म गर्म हवा है कि भारत में सूखा पड़ जाता है, बारिश होने ही नहीं देती है। इस कारण से उस समय भारत में सूखा पड़ जाता है एल नीनो के कारण, और ला नीनो के कारण बहुत सारा बारिश होती है। और तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार से तो वर्षा क्या बोलते हैं भारतीय मानसून प्रभावित होता है, और जेट स्ट्रीम से भी भारतीय मानसून प्रभावित होता है। देखिए कैसे होता है कि वायुमंडल में क्या होता है कि तेजी से चलने वाली हवा, एक तेजी से चलने वाली चौड़ी और संकरी हवा की पट्टी होती है, ये धरा होती है। और ये विषुवत रेखा से करीब क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह में 15 किलोमीटर के ऊपर ये चलती है। ये जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है? तो विषुवत रेखा जो होता है, विषुवत रेखा जो होता है, विषुवत रेखा के विषुवत रेखा के ऊपर ऊपर 15 किलोमीटर करीब करीब क्षोभ मंडल में ये हवा चलती है। ये हवा ये हवा चलती है। और ये क्या होता है, 15 किलोमीटर ऊपर चलती है विषुवत रेखा के ऊपर। ये करीब करीब 8 से 15 किलोमीटर क्षोभ मंडल में 8 से 15 किलोमीटर की दूरी ऊपर ये चलती है। और ये क्या होता है कि एक वायुमंडल में चलने वाली चौड़ी चौड़ी या संकरी हवा होती है, चौड़ी एक पट्टी होती है जो कि वो चलती है। और इसकी चाल कितना होता है? तो 400 किलोमीटर से ऊपर ये होता है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवा विषुवत रेखा के ऊपर 15 किलोमीटर ऊपर यह हवा चलती है। जेट स्ट्रीम कितना है? तो 400 का 400 450 किलोमीटर के रफ्तार से ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में, अच्छा, वृष्टि प्रदेश होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो तापमान में वृद्धि, विरल वनस्पति, आर्द्रता में वृद्धि, और क्या है? तो आर्द्रता में वृद्धि है, तापमान में वृद्धि है, और मंद ढाल है। तो तापमान में ये वृद्धि होता है। पश्चिमी घाट जो होता है पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि प्रदेश के होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में क्या है? तो देखिए, हम आप लोगों को एक मैप के थ्रू बता रहे हैं। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। यहाँ से ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। तो ये हमारा पश्चिमी घाट में थोड़ा सा पहाड़ी है, पर्वत है। तो जब यहाँ से मानसून चलेगी, बस 5 मिनट और, मानसून चलेगी तो यहाँ से यहीं पे सारा बारिश करा देगी, यहाँ पे सारा बारिश करा देगी पश्चिमी घाट के तरफ से। और पश्चिमी घाट के पूर्वी तरफ जब ये मानसून उतरेगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी तरफ ये मानसून उतरेगा, तो इसमें वायु होगा ही नहीं, ये नमी होगा ही नहीं, नमी होने नहीं होगा तो वहां पे बारिश नहीं कराएगी। और उसी क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र उसी क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, उसी क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना निम्न से लंबावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, हरियाणा है, और राजस्थान है। पंजाब है, हरियाणा है, और राजस्थान है। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे है? तो ये सतलज और ब्यास नदी के, सतलज प्लस ब्यास नदी, सतलज प्लस ब्यास नदी के मुहाने पर है। ये सतलज और ब्यास नदी के मुहाना पे है। और यहीं पे
ये हरिके बैराज है, हरिके बैराज है, और हरिके बैराज के नहीं, हाँ, नहीं, 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 ये मुहाना पे हरिके बैराज नहीं है, भखरा नंगल बांध है ही, भखरा नंगल बांध है ही, तब इस परियोजना सतलज और ब्यास नदी के मुहाने पर है, और इस दोनों नदी के पीछे में कौन सा है, तो गोविंद सागर, गोविंद सागर, सागर झील है इस नदी के मुहाना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पाक जलडमरू स्टेट के मुख्य भूमि को अलग करता है, तो ये पाक भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और इसके क्षेत्र में देख लीजिए एक थोड़ा सा मैप के अनुसार, ये पाक जलडमरू है, यहीं पे पाक जलडमरू पड़ता है, यहीं पे पाक जलडमरू पड़ता है, और पाक जलडमरू के कारण यहीं पे भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। इसमें कुछ एक इधर भी पाक जलडमरू किसको किसको जोड़ता है, तो बे और बंगाल और हिंद महासागर को, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है, और किसको किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि भारत के पश्चिमी घाट पर मिलने वाले वन क्या है, भारत के पश्चिमी घाट घाट पर मिलने वाले वन को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पे कौन कौन सा वन मिलता है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलता है, इसलिए कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उसको कहते हैं जहाँ पे वर्षा भी होती है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो अपने ये यहाँ पर वर्षा उच्च ताप भी होता है, और वर्षा भी अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, करीब करीब 200 सेंटीमीटर से ऊंचे, मतलब कि अधिक पे पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन को, ये उष्णकटिबंधीय वन जो होता है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो हो, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय ज- जलवायु पाया जाता है, मतलब पश्चिमी घाट पे जो होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु जलवायु पाया जाता है वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पेड़ शुष्क मौसम में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार वन है, इसका विशेषता क्या है कि इसका इस क्षेत्र के जितने भी पेड़ हैं वो अपने शुष्क मौसम, जब गर्मी का मौसम आएगा तो उस समय क्या होता है कि अपना पत्ती को वो गिरा देते हैं, थोड़ा सा पानी बचाने के कारण, ठीक है, पानी बचाने के कारण ये अपने पत्ती को अपने पत्ते डाली से गिरा देते हैं। जैसे क्या होता है कि आम हो गया, साल हो गया, और सागवान हो गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत के रूर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्या होता है कि रूर क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा होता है और खनिज ज़्यादा पाया जाता है, तो छोटा नागपुर में कोयला का खदान बहुत ज़्यादा है, इसके कारण उसको रूर प्रदेश कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या, कानपुर को क्या क्या बोला जाता है, कानपुर को और अहमदाबाद और मुंबई तीनों को क्या बोला जाता है, तो छोटा नागपुर के बारे में आप लोगों को बताया कि छोटा नागपुर का अरूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि खनिज संरचना के दृष्टि से ये भरपूर मात्रा में यहाँ पाया जाता है, जैसे कि कोयला हो गया। और कानपुर को क्या बोलते हैं, तो पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं, कानपुर को क्या बोलते हैं, तो पूर्व का, इसको मैनचेस्टर बोलते हैं, पूर्व का, पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं। और ये अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर इसको बोलते हैं, भारत का, क्योंकि यहाँ पे सूती कपड़ा का बहुत अधिक व्यापार होता है। और इसको क्या बोलते हैं, सपनों का नगरी बोलते हैं इसको, सपनों का, सपनों का नगरी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए, तो ये क्या बोल रहा है, जो जिला नाथुला दरा है, ये दरे हैं कुछ, और जो जिला दरा, नाथुला दरा, सिपकिला दरा, लिपुलेख दरा, तो ये क्या हो कि जो जिला दरा कहाँ पे है, तो जो जिला दरा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। और
सिपकिला दर्रा कहाँ पड़ जाता है, नथुला दर्रा कहाँ पड़ जाता है, तो सिक्किम, नथुला सिक्किम में पड़ जाता है। और सिपकिला दर्रा कहाँ पड़ जाता है, तो ये सिपकिला दर्रा उत्तरांचल के चीन तिब्बत में पड़ जाता है। लिपुलेख कहाँ पड़ जाता है, हिमाचल, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया थोड़ा सा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है, और लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ जाता है, उत्तरांचल में पड़ जाता है लिपुलेख दर्रा। तो क्या हो गया, 2 1 के 2 3 1 4, 2 3 1, 2 3 4 1 हो जाएगा ना, 2 3 4 1 है, 2 3 4 1, ये डी नंबर इसका आंसर हो गया आप लोगों को। कायल निम्नलिखित में क्या है, कायल एक है केरल के तट पे पाए जाने वाला एक लैगून होता है, केरल के तट पे पाए जाने वाला एक लैगून होता है कायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर मृदा किसे कहते हैं, ऊसर मृदा किसे कहते हैं, मरुस्थलीय को कहते हैं, किसको कहते हैं ऊसर मृदा किसको कहते हैं, तो क्षारीय मिट्टी को ऊसर मृदा कहते हैं। क्षारीय मिट्टी का कितना तापमान पीएच मान होता है, तो 7.5 से अधिक होना चाहिए। इसमें सोडियम और कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंडमान अंडमान द्वीप सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है। तो देखिए ये एक ऊंची पहाड़ी अंडमान का क्या है कि अंडमान अंडमान जो है, तो अंडमान का अंडमान निकोबार द्वीप जो है, अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हैरियट नहीं है, माउंट हैरियट नहीं है, ये बस ऐसा है कि दोदा बेटा, अनाई मोड़ी और महेंद्रगिरी, ये तीनों अलग अलग प्रदेश में पाया जाता है, और एक यही हैरियट है कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसके कारण इसको मारेंगे, इसी को आंसर देंगे। नहीं तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है। सैंडल पीक इसको बोलते हैं, सैंडल पीक बोलते हैं। इसकी 732 मीटर ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो हरके बैराज पे है। इंदिरा गांधी नहर हरके बैराज से निकलती है, और इससे लंबावित होता है राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश, और ये तीनों राज्य, मतलब कि हरियाणा भी कुछ है इसमें लंबावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गंगा नदी डेल्टा के सघन सुंदर वन पाए जाते हैं, ठीक है। सुंदर वन पाए, सुंदर, यहाँ सुंदरी वृक्षों की बहुलता है, ये भी ठीक है। यह वन के वृक्षों की लकड़ी कठोर एवं टिकाऊ होती है, ये भी ठीक है। इस वन के वृक्षों की लकड़ी मुलायम और कमजोर होती, मुलायम नहीं होती है, कठोर होती है, तो ये इसका असत्य है। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मासी नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा करने में कौन सी पहाड़ी है, तो गारो खासी जयंती है। इसमें गारो खासी जयंती पहाड़ी है, करीब 1150 सेंटीमीटर वर्षा कराता है यहाँ पे गारो खासी पहाड़ी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि सूची 1 को सूची टू से मिलाते हैं। क्या है, कृष्णा नदी कहाँ पे है, भागीरथी कहाँ है, और गोदावरी कहाँ है, तापी कहाँ है। तो देखिए कहाँ कहाँ है, भागीरथी कहाँ है, तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है, परियोजना है। और भागीरथी पे कौन सा है, टिहरी बांध है। और गोदावरी नदी पे कौन से है, गोदावरी नदी पे कौन सा है, पोचमपंद हो जाएगा। उकाई परियोजना तापी नदी सूरत में है। तो आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कौन सा है, ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये बंदीपुर कर्नाटक सही है, पंखाल मध्य प्रदेश, सिकरी देव हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, ये भी दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये पाखल कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से ये भी मिलाना है। साबरमती, तो सुस्वर्ण, कावेरी नदी और नर्मदा नदी, ये जल प्रपात कौन सा है, जल प्रपात है, किस नदी पे कौन सा जल प्रपात है, ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो आप लोगों को शरावती नदी
पे जोग जलप्रपात है, शरावती नदी पे कल भी पढ़ाए थे जोग जलप्रपात। सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा हुंडरू नदी पे है, हुंडरू हुंडरू जलप्रपात है सुवर्ण रेखा पर। कावेरी नदी, नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो इस ये कौन कौन सा हो जाएगा? 3 3 1 4 2, 3 1 4 2, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ने नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन में हम 25 क्वेश्चन किए हैं, और 25 क्वेश्चन में जहाँ तक उम्मीद है कि हम आप लोगों को समझाने में बहुत बहुत कोशिश किए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ बहुत अच्छी तरह से। तो आप लोग इस अच्छी तरह से देखिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं और देखते हैं कितना कल आप लोगों को समझा पाते हैं।